बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको इस कोरोना की वबा से महफूज रखे। आज स्टैटिस प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ को हम स्टैट्स 301 का जो कोड है, जिसमें एक स्टैट्स है और दूसरी प्रोबेबिलिटी है, ये दो पोर्शन है। फ़िलहाल तो हम प्रोबेबिलिटी पे बात नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली हैं। फ़िलहाल हम स्टेट्स के बेसिक्स जो हैं उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम उसको मुख्तसरन बात करते हैं उसके ऊपर, लेकिन पहले बात कर चुके हैं तो बात मुख्तसर रखेंगे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कर्टोसिस को देखेंगे, जो मेजर वर्क हमारा यहाँ पे, जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। स्क्यूनेस के ऊपर हमने पहले बात कर ली है और उसका आपने सिर्फ ये बताना है कि उसकी जो 3 टाइप्स हैं यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस होंगी, तो वो हमने बताना है कि किस तरीके से शेप उनकी बनती है। लेकिन यहाँ पे मेजर जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट है कर्टोसिस का और मोमेंट्स का और शेफर्ड के जो करेक्शंस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जी नाज़रीन, हम पहले भी बात कर चुके हैं पियर्सन कोफिशिएंट आपको स्क्यूनेस की, इसके ऊपर हमने बात की। और ये क्या चीज़ थी, इसके दरअसल 2 हिस्सों में अगर हम इसको डिवाइड करें तो इन सिंपल वे जब पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आप मालूम करते हैं तो मीन में से मॉड को निकाल के और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। अब मीन निकालना आपने सीखा हुआ है, मॉड निकालना आपने सीखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी आपने सीखा हुआ है। यहाँ सिर्फ फार्मूले के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो मीन में से मॉड निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन से आपने डिवाइड कर देना है। और जब आपको यहाँ पे एम्पिरिकल रिलेशन मिल जाए इन मीन, मीडियन और मॉड के दरमियान, उस रिलेशन की सूरत में थोड़ा सा फार्मूले के अंदर ये फ़र्क आया है कि मीन से अब मॉड को हम माइनस नहीं कर रहे, बल्कि अब हम मीडियन मालूम कर रहे हैं। मीन में से मीडियन को हम निकाल रहे हैं और उस आंसर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, तो फिर जो आंसर आ रहा है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। ये है जब एम्पिरिकल आपको रूल वहाँ पे अप्लाई हो रहा। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही बात की है कि सिंपल वे में मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है जब पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सिंपली बात की जाएगी। और जब बात की जाएगी कि इसके ऊपर एम्पिरिकल रिलेशन अप्लाई करें और मीन, मीडियन और मॉड के दरमियान आप रिलेशन बताएं। जब रिलेशन बताएंगे तो रिलेशन के लिए आपको फार्मूला लगाना है 3 ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मॉड, मॉड की जगह सॉरी मीडियन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से आपका वो कोफिशिएंट निकल आएगा। ठीक है जी। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया और
उसमें ये है कि अगर हम Q1 से if we subtract the distance median Q1 from the distance Q3 median, we will obtain a positive answer अगर वो इक्वल हो जाएंगे। पिछली वीडियो में बताया, अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर ये Q1 और Q3 का फासला जो है आपस में बराबर आया तो फिर पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा। और उसमें आप देखें Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इक्वल यहाँ पे नहीं लगाना, ग्रेटर देन लगाना है। इक्वल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। उस सूरत में आपकी न पॉजिटिव न नेगेटिव शेप जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन ग्रेटर देन 0 है। 0 से ग्रेटर होगा तो कुछ शेप बनेगी। तो बात ये है कि आपका Q3 जो था उसमें से आपने मीडियन को माइनस किया और मीडियन में से Q1 को माइनस किया। मैंने कहा ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर होंगे, Q1 से मीडियन और मीडियन से Q3, तो ये जो अब आपस में बराबर होंगे तो फिर हमारा जो है पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ग्रेटर देन 0। अब Q1 और Q3 को आपस में प्लस कर दें, उसमें से मीडियन को माइनस कर दें, लेकिन मीडियन को डबल बार माइनस करना पड़ेगा, एक Q1 के लिए एक Q3 के लिए, और आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये पॉजिटिवली। अच्छा जी, नेगेटिवली उसमें ये है कि Q3 में से मीडियन को वही प्रोसीजर, मीडियन में से फिर Q1 को निकालें, लेकिन ये लेस देन 0 है। लेस देन इसका आंसर 0 है। यानी दो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को ऐड करें और 2 मीडियन से, मीडियन को 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल को ऐड करें, मीडियन को 2 से मल्टीप्लाई करके उस फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल को ऐड करने के बाद जो आंसर आया था जमा करने के बाद, उस आंसर को आपने नोट करना है। यानी कि यहाँ पे ये सही नहीं बना, ये आपका Q1 प्लस Q3, इसका जो आंसर आएगा ना उसमें से माइनस करना है 2 इंटू मीडियन को, और वो लेस देन 0 आए, लेस देन 0, तो फिर वो नेगेटिवली सिक्योर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नीचे उन्होंने कहा कि Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब पॉजिटिव की बात भी हमने निकाल ली है, नेगेटिव की बात भी हमने कर ली है। नेगेटिव के लिए लेस देन 0 आंसर जो हमारा है वो फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद तो वो लेस देन 0 आए, और पॉजिटिव के लिए हमारे पास जो आंसर आए वो ग्रेटर देन 0 आए। तो ये हमारी यहाँ पे दो चीज़ें होंगी।
पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब ये चूँकि हमने ये तो हमने बता दिया कि पॉजिटिव कैसे शेप होगी और नेगेटिव कैसे शेप। अब इसके अंदर जो 3 पॉइंट्स हैं और MCQs के अंदर उनको पूछा जाता है कि ये पॉइंट जो है वो आप ऑप्शन आपको देंगे, इस ऑप्शन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उसके लिए आपको ये शेप जो मैं आगे निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर दी और फिर इंटर क्वार्टाइल अगर इसमें से मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूला ये है, रेंज इसकी लेकिन उस यहाँ से एक और चीज़ थोड़ी सी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस है बॉलिस का, इसमें क्या है, ये बताता है कि बॉलिस कोफिशिएंट हैज कम out to be 0 where for the children non-manual worker coefficient has come out to be negative. This indicates that the distribution of the age of the children of the manual worker is symmetrical, whereas the distribution of the age of the children of the non-manual worker is negatively skewed. तो ये स्क्यूनेस बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव की। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दिया कि पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। आप ये जो थ्योरम या ये जो कोफिशिएंट वॉलेस का है वो तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आने की दलील करता है, डेटा के पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, ये तो इसमें कोई इतना वो नहीं था। अब जो टॉपिक कर्टोसिस का है ये इसलिए है कि MCQs का ये नहीं, कम से कम एक MCQs और क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने पे आए तो फिर भी ये शेप पूछ लेते हैं, लेकिन MCQs में तो लाजमी यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। द टर्म कर्टोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने इसको जो इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसका मीनिंग ये है कि अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ यूनी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व। इसका मकसद ये है कि एक यूनी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसकी डिग्री ऑफ पीकनेस या उसकी फ्लैटनेस, पीकनेस या फ्लैटनेस दो चीज़ें जो यहाँ पे बतानी है। तो ये लेप्टोकर्टिक शेप आपके सामने, when the value of a variable are closely bound round the mode in such a way that the peak of the curve become relatively high। जब पीक हाईएस्ट हो तो फिर इसको
कर्टिक कहा जाएगा। उसमें यह है कि आपका जो मोड है हाईएस्ट मोड है, और जब फ्लैट टॉप्ड होगा फिर उसको हम कहेंगे प्लेटी कर्टिक। जब मोड फ्लैटी होगा, फ्लैट टॉप, तो फिर हम उसको कहेंगे वो है प्लेटी कर्टिक। ये कर्टिक, यही कर्टिक जो है, प्लेटी है या लेप्टो है या मेसो है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब नॉर्मल जब है कर्व, ना तो वो पीक है ज़्यादा, ना ही वो फ्लैट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बेसिक हालत में है कि इसको कंपेयर किया जाए, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो मेसोकर्टिक होगा। तो जी जनाब, पहली बात तो ये है कि कर्टोसिस क्या होते हैं। कर्टोसिस होते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ पीकनेस या फ्लैटनेस, डिग्री ऑफ पीकनेस, हाईएस्ट डिग्री या फ्लैट डिग्री, वो उसको हम कर्टोसिस कहते हैं। उसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक लेप्टोकर्टिक जिसमें मोड हाईएस्ट होता है, पीक हाईएस्ट होती है। फ्लैटी टॉप्ड प्लेटिकर्टिक जिसमें मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन फ्लैटी की शुरू में कम होगा। और मेसोकर्टिक के अंदर मोड जो है वो नॉर्मल जो शेप बन रही है, ये सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो बन रही है इसके अंदर। और तीनों को मिला कर ये देखें आप, कर्टोसिस टॉप पीकनेस वाला लेप्टो, उसके बाद नीचे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेसो, और उससे नीचे फ्लैट वाला प्लेटी, ये तीन है। तो अगर आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट डिग्री वाला है तो फिर लेप्टो है, नॉर्मल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले की अगर बात करें तो फिर मेसो आपको पूछेगा। और अगर वो फ्लैट, जब फ्लैट होता है कर्टोसिस, जब फ्लैट हो तो उसको क्या कहा जाता है, आप इसको प्लेटी कहेंगे, प्लेटिकर्टिक। कर्टोसिस को मालूम करने के लिए जो K इज इक्वल टू QD ओवर P90 माइनस P100, इसको हम परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं। 100% में से उसकी जो परसेंटेज है P90, मतलब ये 90, और उसमें से 10 जो बचे थे वो माइनस कर दिए गए, तो क्वार्टाइल डेविएशन इसके अंदर आएगी QD। और वो आपको पता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ये डेविएशन आपने मालूम करनी होती है।
तो इसके लिए आप किस तरीके से करेंगे? डेविएशन आपको पता है कि x माइनस एक्स बार है, जिसको अब x माइनस एक्स बार है, ये है डेविएशन। ठीक है जी। और उसकी P90 परसेंटाइल 90 माइनस 10 मोमेंट, उसके बाद दूसरा है। और ये जो है MCQs में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तीनों में आ सकता है। पावर टू विच डेविएशन आर रेज बिफोर एवरेजिंग देम, उसको हम कहते हैं मोमेंट। कि एवरेज करने से पहले हम डेविएशन को कितनी पावर तक लेके जाते हैं, वो मोमेंट होती है। डेविएशन है बुनियादी चीज़ जो कर्टासिस के अंदर भी आई और मोमेंट के अंदर भी डेविएशन है। और वो डेविएशन जो है वो यहाँ पे जो है मोमेंट के अंदर उसके साथ डिग्री होगी। फर्स्ट के लिए उसकी पावर जो है, जो उसका फार्मूला है 1/n समीशन x माइनस मीन होल पावर 1 क्योंकि लिखी नहीं जाती इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी गई। जब पावर 2 होगी तो लिखी जाएगी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट सैंपल मूवमेंट अबाउट द मीन एंड डिनोटेड बाय m1। m1 से जाहिर करते हैं फर्स्ट मूवमेंट को, सेकेंड मूवमेंट को आप m2 से जाहिर करेंगे और उसके बाद आपकी डिग्री आ जाएगी। m2 है तो उसके लिए स्क्वायर है समीशन 1/n समीशन x माइनस मीन होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे उसके मोमेंट का mr इज इक्वल टू 1/n समीशन x i माइनस मीन और उनका जो है होल आर लिया हो, आर यानी वैल्यू मोमेंट 1 मालूम कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड मालूम कर रहे हैं तो वो आ जाएगा 1 के लिए तो 1 या 2 के लिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, 1 के लिए नहीं लिखते। 3 के लिए जो आप mr3 होगा और यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 2 3 आप मालूम कर सकते हैं। बुनियादी वही है जो आपको डेविएशन वाला है, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय n है। डेविएशन को जो आपने डेविएशन फर्स्ट डेविएशन सेकंड डेविएशन करेंगे, थर्ड डेविएशन करेंगे, उसको जब उनका टोटल लेंगे डेविएशन के टोटल, फर्स्ट डेविएशन का टोटल अगर रिक्वायर्ड है या सेकंड का रिक्वायर्ड है या थर्ड डेविएशन का आपको रिक्वायर्ड है तो उसको उसका समीशन लेने के बाद आप n से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वो मूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, ये आपका फार्मूला है, इसमें ये आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर x है, उसकी वैल्यू दी हुई है। तो x माइनस एक्स बार ये आपका d आ गया और इसके जब स्क्वायर लेंगे ये d स्क्वायर आ गया, d क्यूब आ गया, d4 आ गया। आपको जितने मोमेंट तक चाहिए, आपको अगर 2 मोमेंट तक चाहिए तो आप x ये पावर 2 तक ही रखेंगे, 3 तक चाहिए तो टेबल आप उस हिसाब से बनाएंगे। अब आपको मीन चाहिए तो मीन को आपको पता कैसे मालूम करते हैं, आपने मीन मालूम कर ली। ठीक है जी। मीन के बाद x माइनस मीन, x माइनस मीन ये हर उसमें से, ये 32 में से मीन आपने निकाली तो मीन आपके पास 40 थी, देख लें ज़रा तो 1 मिनट। ये जो टेबल है ना इसमें
जैसे ये वाली हम लेते हैं 45 है, तो 45 आपका एक्स है, एक्स में से माइनस करना है मीन, मीन आपके पास 40 है, तो बाकी जो बचा वो 5 बचा। ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पे 5 बचा। और फिर दूसरी बार उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 है। तीसरी बार उसका क्यूब ले लेंगे तो 125 है। और 4 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 ये आपका आ गया। और इसको आपने मालूम करना है। अगर इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी के इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। अब ग्रुप डेटा की बात, अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था जो, तो ये कह रहे हैं जी ग्रुप डेटा। अब डेटा जब ग्रुप होगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? जो आपने डी निकाला होगा एक्स माइनस एक्स बार डी, वो आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी पीछे मैंने निकालना बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ग्रुप डेटा के लिए भी मालूम हो जाएगा डेटा। अब आगे ये कह रहा है जी ये करेक्शन करनी है शेफर्ड की। तो उसका फार्मूला क्या है, क्या कहता है वो कि करेक्टेड और अनकरेक्टेड ये दो चीज़ें, मूवमेंट जिसके साथ करेक्शन की गई है, हर मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट के साथ, सेकंड मूवमेंट के साथ या थर्ड मूवमेंट के साथ जो करेक्शन की गई है वो आपने यहाँ पे देखें। ये आपका जो है ना एक्स माइनस एक्स बार, यानी मीन को माइनस कर रहे हैं, और एक्स माइनस एक्स बार यानी उस एक्स में से मीन को माइनस करके स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपका ये कॉलम बनेंगे। एक्स आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, डी मालूम कर लिया एक्स माइनस एक्स बार, और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जैसे -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, -5 आ गया। और फिर उसका स्क्वायर ले लिया तो 25 आ गया, उसका क्यूब ले लिया तो -125 आ गया, क्योंकि क्यूब में माइनस आएगा। और फिर स्क्वायर लेंगे यानी पावर 4 होगी तो फिर प्लस हो जाएगा 625। ये आपने मालूम कर लिया। अब इसमें आपने जो टोटल लिए वो आपने फ्रीक्वेंसी का ले लिया, उसी के साथ आपने ये फर्स्ट आपने मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड और फोर्थ की भी मालूम कर ली। ये आपने मालूम कर लिया M1, FIDI जो है M1 है, फर्स्ट मूवमेंट है, FIDI2 जो है पावर 2 है, तो मूवमेंट 2 है। इसी तरीके से ये आपने मालूम करना। फर्स्ट मूवमेंट 0 हो गई। सेकंड मूवमेंट जो है वो क्या होती है? सेकंड मूवमेंट जो होती है, सेकंड मूवमेंट होती है फर्स्ट मूवमेंट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मूवमेंट का जो स्क्वायर होगा वो माइनस हो गया मूवमेंट 2 से। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई मूवमेंट 2 जो है 2.64 है, उसमें से माइनस किया हमने 0.06 को। मूवमेंट 2 में से मूवमेंट जो 1 है उसका
आपने स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। और इसी तरीके से M3 के लिए मोमेंट 3 में से जो आपने कैलकुलेट की है उसमें से मोमेंट 2 का जो है और मोमेंट 1 का जो है ये आपने इनको जमा करके उसमें से माइनस कर देना। तो यूँ आपका ये मोमेंट वाला हो जाता है। मोमेंट की जो रेशो है B1 जैसे है वो मोमेंट 3 के स्क्वायर को डिवाइडेड कर देंगे मोमेंट जो है 2 के क्यूब से। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंट 4 डिवाइडेड बाय मोमेंट 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये जो है ये फार्मूला जो स्क्रीन पे आ रहा है ये वाला, ये भी याद रखना है कि मोमेंट 3 का स्क्वायर लेना है और मोमेंट 2 का क्यूब लेना है और मोमेंट 3 का जो स्क्वायर लेंगे उसको डिवाइड करना है मोमेंट 2 के क्यूब के साथ। ये फ़र्क है। तो आज तक के लिए इतना ही है जी। नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।